नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले का शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2024 में पर्यटन विभाग पशुओं के लिए विभिन्न रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। मेले में ऊंट नृत्य, घोड़ा नृत्य, ऊंट सजाओ प्रतियोगिता और घोड़ा और ऊंट दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जो इस आयोजन को और भी आकर्षक बनाएंगी। ये मेला पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। पुष्कर मेले में एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। अजमेर के पुष्कर में आयोजित होने वाले इस विशाल पशु मेले में पूरे भारत से पशुपालक अपने पशुओं के साथ आते हैं, जहां खरीद फरोख्त और विभिन्न पशु प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। देशी विदेशी पर्यटक इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। मेले की विधिवत शुरुआत 9 नवंबर से होगी। विवादित पुस्तकों के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार। समग्र शिक्षा राजस्थान की ओर से स्कूलों के पुस्तकालय में भेजी गई विवादित 2 पुस्तक अदृश्य लोग लेखक हर्ष मंदर और जीवन की बहार लेखक माधव गाडगिल के चयन को लेकर वर्तमान सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इन पुस्तकों का चयन पिछली कांग्रेस सरकार ने किया है। ये बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का है। दिलावर ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केवल 2 पुस्तक जोड़ी गई है, जिसमें एक वैक्सीन की गाथा और राजस्थानी भाषा की पुस्तक चिड़ी को मोती ला दियो। इन दोनों पुस्तकों के अलावा 99 पुस्तक 29 सितंबर 2023 को तत्कालीन चयन कमेटी की ओर से चयनित की गई थी। इन पुस्तकों के चयन को लेकर सारी जिम्मेदारी तत्कालीन कांग्रेस सरकार, शिक्षा विभाग के शासन सचिव तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री की है। 19,53,000 मतदाता चुनेंगे 7 विधायक। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदान की तैयारियों को फाइनल टच दे दिया है। उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव को प्रभावित किए जा सकने वाले सभी रास्तों पर चुनाव आयोग सख्त नजर बनाए हुए हैं। आयोग की ओर से अब तक 13.5 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध सामग्री और कैश जब्त किया जा चुका है। पुलिस थानों में 17,212 लाइसेंसी हथियार जमा कर 9,966 लोगों को पाबंद कर दिया गया है। राजस्थान में उपचुनाव के बीच नए जिलों को लेकर सियासत शुरू। राजस्थान में उपचुनाव के बीच नए जिलों को लेकर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नए जिलों की समीक्षा नाम पर प्रदेश में अस्थिरता और असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए जिलों में कटौती के मंसूबे बना रही है। नए जिलों और संभागों का मुद्दा अत्यंत संवेदनशील है और प्रदेश के दूरगामी हितों से जुड़ा हुआ है। इस पर चर्चा के लिए सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद करने पर भड़के अशोक गहलोत। राजस्थान में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से अब तक भजनलाल सरकार ने गहलोत राज की कई योजनाओं को बंद कर दिया है और कई योजनाएं के नाम बदल दिए हैं। बीजेपी सरकार के इन फैसलों से पूर्व सीएम अशोक गहलोत काफी नाराज है। गहलोत ने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस राज की योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। साथ ही केंद्र सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इसके लिए गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए समावेशी दृष्टिकोण के अपने वादों को पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड बनाया था। गहलोत पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि लगता है कि प्रधानमंत्री जी के शब्दों से कुछ लोगों को गहरा आहत लगा है। शेखावत ने गहलोत के मुख्यमंत्री काल के दौरान बेरोजगारी दर, पेपर लीक की घटना और बढ़ते अपराधों को लेकर कटाक्ष किया। शनिवार को सोशल मीडिया पर शेखावत ने अशोक गहलोत को जवाब देते हुए कहा कि एक नजर आपकी उपलब्धियों पर डाल लेते हैं। देश में सर्वोच्च स्तर पर बेरोजगारी थी। पेपर लीक की घटनाओं ने 50 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। देश में सर्वाधिक दुष्कर्म के केस हुए। महिलाओं के अपहरण की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई हैं। दिवाली पर पटाखों से 6 बच्चों की आंखों की रोशनी पर संकट। दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के कारण 6 बच्चों की रोशनी पर संकट खड़ा हो गया है, जबकि एक युवती की दोनों आंखें खराब हो गई है। आतिशबाजी के दौरान आंखों में बारूद और चिंगारी घुसने के कारण ऐसा हुआ। सभी बच्चों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहाँ इनका इलाज जारी है। एसएमएस अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज शर्मा ने बताया कि इन बच्चों की आंखों का ऑपरेशन किया गया है, लेकिन इनकी रोशनी वापस आने की संभावना मात्र 10% है। इसके अलावा एक युवती की दोनों आंखें चली गई हैं।
पाकिस्तानी लड़की को पाक रेंजर्स ने वापस लेने के लिए किया इनकार। अगस्त माह में पाकिस्तानी युवक बॉर्डर को क्रॉस कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। वो 2 माह से बाड़मेर पुलिस की हिरासत में है। पूछताछ के बाद युवक को वापस सरहद पार भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन पाक रेंजर्स ने पाकिस्तानी युवक को वापस लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे में युवक को बाड़मेर जिले के बाखासर थाना पुलिस की निगरानी में रखा गया है। अफ्रीकी देश कांगो से जोधपुर पहुंचा महेंद्र का पार्थिव शरीर। इंदिरा कॉलोनी निवासी रमेश राठौड़ के पुत्र स्वर्गीय महेंद्र कुमार राठौड़ को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतिम विदाई दी। महेंद्र की अफ्रीकी देश कांगो में मृत्यु हो गई थी। शेखावत के प्रयासों से महेंद्र की पार्थिव देह को वापस भारत लाया जा सका। दरअसल 25 वर्षीय महेंद्र कांगो में नौकरी कर रहा था। वहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। जहां महेंद्र अकाउंटेंट था, वहां के मालिक ने साफ कर दिया था कि शव को भारत भेजने में काफी समय लगेगा। वो वहीं महेंद्र का अंतिम संस्कार करने की बात कर रहा था। परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। नरेश मीणा को मिला बेनीवाल बीएपी और भाटी का साथ। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर गुलाबी सर्दी के बीच सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय पर्चा दाखिल करने वाले नरेश मीणा ने कांग्रेस और भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। नरेश मीणा ने नामांकन से पहले आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार राव से समर्थन की अपील की थी, जिसके बाद बारी बारी से तीनों नेताओं ने वीडियो जारी करते हुए समर्थन का ऐलान कर दिया। महिला को घर बुलाकर फिल्मी स्टाइल में की हत्या। जोधपुर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली अनीता चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक नया खुलासा किया है। मामले में गिरफ्तार आरोपी की पत्नी से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने पत्नी के साथ मिलकर बाकायदा प्लानिंग कर अनीता को घर बुलाया, फिर शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाया और हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इसके मीट काटने वाले चाकू से शव के टुकड़े टुकड़े कर जेसीबी से गड्ढा खोदकर मिट्टी के अंदर दबा दिया और ऊपर से इत्र छिड़क दिया। राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दीपावली के बाद से राजस्थान की हवाओं में मानो नमी घुल गई हो। दिन ब दिन पारा तेजी से गिरता जा रहा है। वहीं दिन ढलने के साथ ही कुछ क्षेत्रों में गलन वाली सर्दी का एहसास हो रहा है। ऐसे में प्रदेशवासियों ने सर्दी के कपड़े निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि आगामी सप्ताह के बाद से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। किसी भी जिले को लेकर मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। वहीं आने वाले दिनों में पारा और गिरने की उम्मीद है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ेगा। पिंक सिटी की हवा में जहर रातों रात 300 के पार पहुंचा AQI। राजस्थान में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और दीपावली पर इसका ग्राफ और ऊपर बढ़ गया है। वहीं बात करें पिंक सिटी, तो यहाँ की हवा में रातों रात प्रदूषण का जहर घुला है। दीपावली के दिन राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में AQI 346 से पूरे जयपुर का ओवरऑल AQI 138 तक पहुंच गया है। जयपुर में वायु प्रदूषण के अलावा ध्वनि प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। गर्मी ने तोड़ा 123 साल का रिकॉर्ड। नवंबर में नहीं पड़ेगी ठंड। अक्टूबर माह में 123 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार अक्टूबर का महीना साल 1901 के बाद से सबसे अधिक गर्म रहा है और औसत तापमान सामान्य से 1.23 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है। आमतौर पर दिवाली के आसपास ठंड का एहसास होने लगता है, लेकिन इस साल दिवाली बीते 3 दिन हो गई है और अब भी सर्दी नहीं पड़ रही है। इस बीच IMD ने बताया कि पूरे नवंबर के महीने में सर्दी आने के कोई संकेत नहीं है। अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। विदेश मंत्रालय का आया जवाब। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की ओर से भारतीय कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों पर कहा, इन कंपनियों ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है, इसे लेकर हम अमेरिका के संपर्क में हैं। भारत इन कंपनियों के निर्यात के बारे में बताएगा। अमेरिका का आरोप है कि कंपनियां रूस को वो सामान उपलब्ध करवा रही है जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। इसमें 19 भारतीय कंपनी और 2 भारतीय नागरिक शामिल हैं।